हाँ मेरे प्यारे छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रों को एक बार फिर से सादर आमंत्रण है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रिज्म क्लासेस के द्वारा जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दिया जा रहा है निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो रहा होगा और आपकी पढ़ाई निश्चित रूप से सुचारू ढंग से चल रही होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस कर रहे थे सॉल्यूशंस चैप्टर को। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं जो वॉन्ट है फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन तथा आयोनाइजेशन कांस्टेंट से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग आज सीखने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग हेनरी लॉ को डिस्कस करेंगे और तब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में सॉलिड स्टेट का वीडियो भेजेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर है 2.32। हम लोग जो आज प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है 2.32। ये क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। Calculate the depression. Calculate the depression. Calculate the depression in the freezing point. Calculate the depression in the freezing point. In the freezing point of water when 10 gram of water when 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH is added to 250 gram of water और गिवन है Ka इक्वल टू 1.4 into 10 to the power -3, Kf equal to 1.86 Kelvin kg मोल इनवर्स। चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो क्वेश्चंस ये बोल रहा है कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हम लोग को निकालना है डेल्टा टीएफ का मान। एक बार फिर सब लोग ध्यान से समझें। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट में क्या निकालना है? डेल्टा टीएफ का मान फाइंड आउट कर देना है ना। ऑफ H2O वाटर के लिए व्हेन 10 ग्राम ऑफ, ये दिया गया है, ये आपका यहाँ ये सॉल्यूट है, ये बिहेव कर रहा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह, तो दिया गया है वेट ऑफ सॉल्यूट, ये दिया गया है 10 ग्राम। इसका मोलर मास का जरूरत पड़ सकता है इस सॉल्यूट का। यहाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू? देखो इसको मोलर मास सॉल्यूट के रूप में है CH3 CH2 CH COOH। चलो भाई इसका मोलर मास ऐड कर ले हम लोग। कार्बन कितना, यहाँ ध्यान से देखिए 1 2 3 4 इंटू 12 यानी 48 प्लस, चलिए अच्छा CH के बाद, सॉरी ये CH के बाद है Cl। 1 2 3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन है 3
5 6 7, तो हाइड्रोजन के लिए हो गया 7। अब हम लोग चलें ऑक्सीजन के लिए, यहाँ ये ऑक्सीजन हो गया 16 × 2 32 प्लस क्लोरीन है ये Cl, यहाँ पर Cl है, ये देखिए Cl का 35.5, ये हो गया इसका मोलर मास। ऐड कर लीजिए, ये हो गया 5 और 2 7 7 14 और 14 और 6 20 2 22 2 बाकी 2, और ये हो गया कितना 5 और 3 8 8 4 12, यानी 122.5 ग्राम पर मोल। चलो भाई, ये मोलर मास हो गया सॉल्यूट का, इसका ये सॉल्यूट का। और हम लोग सॉल्वेंट, सॉल्यूट का वेट 10 मोलर मास हो गया। अब यहाँ सॉल्वेंट देखो भाई 250 ग्राम ऑफ वाटर, ये सॉल्वेंट आपका है, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट का मान है वाटर के रूप में, सॉल्वेंट है वाटर, यह है 250 ग्राम। चलो भाई, हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट, यहाँ ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे यूज करते हैं इस केस में। चलिए यहाँ बताते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं कि सिंस डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, लेकिन यहाँ पे Ka का मान दिया, इसका मतलब कि ये पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। तो पार्शियल जब डिसोसिएशन होगा तो यहाँ पर I भी इंट्रोड्यूस कीजिए, I, तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। चलो KF का मान दिया हुआ है, M का मान यहाँ से डाटा से निकालेंगे, लेकिन हम लोग पहले काम करेंगे किस पर, I पर। I इस केस में कितना होगा, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो अब यहाँ लिखा कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2O हो गया। चलो हम लोग यहाँ पर काम करते हैं I के लिए। ये एक प्रकार का ये सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और आप इसको वाटर में ऐड किए सॉल्वेंट में, तो इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ से ये CH3 CH2 CHCl COOH, अगर इसको आप पानी में एक्वा सॉल्यूशन में घोलते हैं तो ये टूटता है CH3 CH2 CHCl COOH, ऐसा। ये हो गया, यहाँ से H ये माइनस कर दीजिए और ये H प्लस, ऐसा। तो यहाँ से हम लोग सीखे थे कि अल्फा इक्वल टू इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन इनकम्प्लीट होगा तो हम लोग I और अल्फा के बीच का रिलेशन पढ़े थे। आपको याद होगा कि हम लोग पढ़े थे कि अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन का केस का ये फार्मूला है, अल्फा इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाई N-1। चलो भाई, यहाँ से हम लोग अल्फ़ा निकालने का प्रयास करें। यहाँ पर देखो भाई, अल्फ़ा इक्वल टू I रहने दीजिए और ये हो गया 1, N मतलब ये पार्टिकल जो लार्जर पार्टिकल है कितने स्मॉलर पार्टिकल टूटा, तो ये 1 मोल के ब्रेक डाउन होने से ये 2 मोल बनता है। तो यहाँ पर N का मान 2 लिख दीजिए, 2 - 1, यानी ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू I-1, या यूँ कहें कि I इक्वल टू इधर प्लस हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1। अब अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा के लिए यहाँ से देखिए ये Ka का मान दिया गया है, इस Ka से हम लोग अल्फ़ा निकालने का प्रयास करते हैं। इस Ka से हम लोग अल्फ़ा निकालें, तो यहाँ पर हम लोग देखो भाई CH3 CH2 CHCl COOH, अगर आप इसको पानी में घोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो इसका ब्रेक डाउन इस प्रकार से होता है।
हम लोग पढ़े थे कि अगर इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C हो तो ये दोनों होता है 0 0, ऐसा होता है इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम ये होता है C अल्फा, C माइनस, ये होता है C माइनस C अल्फा, और ये होता है C अल्फा C अल्फा। ये हो गया एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से हम लोग Ka निकालने का प्रयास किए थे कि Ka क्या होगा भाई, तो ये कंसंट्रेशन बाय ये कंसंट्रेशन, यानी कह सकते हैं कि C अल्फा इंटू C अल्फा और डिवाइड बाई C माइनस C अल्फा। चलो भाई, ये हो गया आपका C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। इसका कॉमन लिए थे हम लोग तो क्या हुआ था, C माइनस C इंटू 1 माइनस अल्फा, ऐसा। अब ये C से C कैंसिल हो गया, तो इसलिए Ka इक्वल टू हो गया C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। अब सिंस अल्फ़ा लेस देन 1 है, तो इसलिए ये जो है, इसलिए 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो यहाँ से हम लोग Ka निकाल सकते हैं कैसे भाई, C अल्फ़ा स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा निकालिए तो क्या होगा, Ka बाई C का अंडर रूट। अब यहाँ C को हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, C इन टर्म्स ऑफ मोललिटी यही होगा, C इन टर्म्स ऑफ मोललिटी। तो पहले C निकाल लीजिए, है ना, यानी मोललिटी निकालिए यहाँ से, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है भाई, वेट ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। चलिए, मोललिटी निकालने का फॉर्मूला ये है, सॉल्यूट का वेट हम लोग लिखे हैं, देखिए 10 ग्राम इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट उसको फाइंड आउट किए हैं 122.5, सॉल्वेंट का वेट यहाँ पे 250, इसको कैंसिल कर दिए 4, ये हो गया 40 बाई 122.5। तो यहाँ से हम लोग निकाल दें ये मोललिटी हो गया, इसी को हम लोग कंसंट्रेशन के रूप में यूज करेंगे, यानी यहाँ पर इसलिए C इक्वल टू हो गया 40 बाई 122.5। चलिए हो गया, ये C का मान हो गया 122.5 m मोल पर केजी, ऐसा। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालिए, तो इसलिए अल्फ़ा इक्वल टू Ka बाई C का अंडर रूट। K का मान हम लोग जाने थे, लिखे थे, K बुक में दिया हुआ था कितना भाई, K का मान K है आपका 1.4 इंटू 10⁻³ और C का वैल्यू ये है 40 बाई, चलिए इसका हम लोग अंडर रूट कर लिए, ऐसा। यहाँ से अल्फ़ा सॉल्व कीजिए, अल्फ़ा का मान निकलेगा, और जब अल्फ़ा का मान निकल जाएगा तो इसलिए I निकाल दीजिए। I कितना है भाई, अल्फ़ा प्लस 1, यहाँ से I निकलेगा, और जब I निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। तो I यहाँ से निकल गया, KF का मान सवाल में दिया हुआ है, KF कितना है, KF का मान है 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स। ध्यान से देखो, KF का मान दिया हुआ है, I का मान आप यहाँ अल्फ़ा निकलने के बाद I फाइंड आउट कर रहे हैं, तो I यहाँ से फाइंड आउट हुआ, KF का मान ये है, अब मोललिटी देखिए ये दिया हुआ है, तो तीनों चीज निकल जाने के बाद
डेल्टा TF निकाल लोगे, ये जो डेल्टा TF का आएगा वैल्यू, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करें 2.33 का। क्वेश्चन नंबर है 2.33। ये कह रहा है 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOO, जिसका नाम है फ्लोरोएसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम है फ्लोरोएसिटिक एसिड, इज डिजॉल्व इन is dissolved in 500 gram of water. Is dissolved in 500 gram of water. The depression in the freezing point of water. The depression in the freezing point. The depression in the freezing point of water. The depression in the freezing point of water. The depression in the freezing point of water observed is observed is 1.0 degree centigrade. Calculate the want of factor. Calculate the want of factors. Factor and dissociation constant. And dissociation constant of fluoroacetic acid. ऐसा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये दिया गया है इतना ग्राम फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये सॉल्यूट का वेट है, इसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। W है 19.5 ग्राम। इसका मोलर मास फाइंड आउट कर लीजिए। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसको कह रहे हैं फ्लोरोएसिटिक एसिड। चलो है, कार्बन की संख्या 2 तो हो गया 24, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 16 गुना 2 32 प्लस फ्लोरीन 19। ऐड कर लीजिए 9 2 11 4 15 15 4 19 1 2 और 3 2 5 5 2 7 79 ग्राम पर मोल। एक बार फिर से ऐड करके देख लीजिए 9 2 11 4 15 15 4 19 9 1 2 1 1 2 3 2 5 2 7 79 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास हो गया। अब ये दिया गया है फ्रीजिंग द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ H2। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं डेल्टा TF, तो डेल्टा TF है 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, मतलब निकाल देना है I इक्वल टू व्हाट, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये फ्लोरोएसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग Ka से इंडिकेट करेंगे। तो ये हम लोग नोट कर लिए डाटा कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है। चलो बाबू, अब हम लोग देखो यहाँ से आपका W दिया गया है
मोलर मास निकाल लिए, सॉल्वेंट पान का वेट नहीं नोट किया लगता, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ नोट कर लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। चलिए यहाँ से हम लोग पहले डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू एम, ऐसा डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। चलो भाई यहाँ से हम लोग आई निकालने का प्रयास करें, तो आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई के एफ इंटू एम। चलो डेल्टा टी एफ यहीं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, के एफ को भी रख देते हैं ऐसे, एम को लिख सकते हैं वेट गुना 1000 बाई मोलर मास और इंटू सॉल्वेंट का वेट इन ग्राम, ऐसा। डेल्टा टी एफ का वैल्यू दिया हुआ कितना जी 1 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम लोग निकाले हैं 79, सॉल्वेंट का वेट, वाटर का वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ 500 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 500 डिवाइड बाई केफ, वाटर का केफ हम लोग अभी सुने देखे थे, ये कांस्टेंट होता है 1.86, पिछले क्वेश्चन में इसको लिए हैं। सॉल्यूट का वेट W, ये देखिए 19.5, इसके बाद 1000, यहाँ से हम लोग आई फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर दिए 2 टाइम्स, है ना, यहाँ से आई निकाल लीजिए, और जब आई निकल जाए तो फिर क्या निकालना है, यहाँ से के ए, तो के ए निकालने के लिए पहले अल्फ़ा निकालिए, तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे यहाँ पर, इस केस में यहाँ पर आपका CH3 F COOH CH2, ये तो गड़बड़ हो गया लगता है, तो कार्बन की संख्या 2, 24, हाइड्रोजन हो गया 2, 1, 3, तो ये 3 कर लीजिए, और चलिए भाई ऑक्सीजन कितना 2, 32, फ्लोरीन 19, एक कम गया ना, 9, 2, 11, 3, 14, 14, 4, 18, 78 रखिए, मोलर मास 78 है। चलो ये अगर आपका डिसोसिएशन होता है इक्वस सॉल्यूशन में, तो CH2F COO माइनस AQ प्लस H प्लस AQ, यानी यहाँ पर ये 1 मोल के डिसोसिएशन होने से 1 मोल ये बना और 1 मोल ये बना, ऐसा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो अल्फ़ा होगा बताया था कि I - 1 बाई N - 1, यहाँ N का वैल्यू 2 है, तो अल्फ़ा इक्वल टू I - 1 बाई 2 - 1, ऐसा। यानी यहाँ से अल्फ़ा निकाला जा सकता है कैसे, तो I - 1। चलो भाई आई हम लोग देखो यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, और अल्फ़ा यहाँ निकल जाएगा, और इसलिए के ए आप जान रहे हैं कि C² बाई 1 माइनस अल्फ़ा। C क्या है, तो मोलरिटी यहाँ जो है, जो आप निकालें यहाँ इतना सारा पार्ट, ठीक है, इसलिए यहाँ से K निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग टू 2.34 आप बना सकते हैं, 2.35 हेनरीज लॉ कांस्टेंट का है, 2.36 भी आप लोग बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आपसे लगभग सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा तो अगले क्लास में आप पूछ सकते हो ऑनलाइन क्लासेस में व्हाट्सएप के द्वारा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, जो छूट गया है, उसका नाम है हेनरी लॉ। टॉपिक एक पढ़ना है हेनरी लॉ। पानी का बोतल लेता हूँ।
नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है हेनरी लॉज। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी का लॉ का नाम है हेनरी लॉ। देखो भाई, आप लोग गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, थम्स अप पीते हैं, तो कभी आप सोच करके देखो ऐसा कि आखिर उस कोको कोला या थम्स अप को दुकानदार जो है वो फ्रिज में क्यों रखता है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर फ्रिज में ठंडा रहता है तो पीने में अच्छा होता है, लेकिन एक्चुअल बात अगर हम लोग बोलें कि जैसे सपोज करें कि ये आपका कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, गर्मी के दिनों में सारे बच्चे को, चलो फिगर अच्छा नहीं हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है। ये सपोज करिए कि कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, आप सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, थम्स अप ये सब पीते हैं, तो इसको फ्रिज में दुकानदार रखता है। आप मांगते भी हैं कि ठंडा है कि नहीं, पूछते हैं दुकानदार से, आखिर ठंडा रहने का मकसद क्या है? आप शायद जानते होंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में CO2 गैस जो है वो क्या होता है, हाई प्रेशर पर उसमें इंजेक्टेड होता है। CO2 गैस को उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में डाल दिया जाता है। ऐसा होने से ये CO2 वाटर के साथ मिलकर करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, जिसके कारण उसमें थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है और थोड़ा सा टेस्टी हो जाता है। अब मेरा कहना ये है कि किस कंडीशन में ये CO2 गैस इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में घुलेगा। CO2 को ज़्यादा अमाउंट घुलने के लिए कौन सा ऐसा कंडीशंस होगा, उसी कंडीशंस के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कहाँ पे भाई, इन ए लिक्विड। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कहाँ पे, कोई लिक्विड में अगर आप किसी गैस को घोलते हैं तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगा, इस गैस का कितना अमाउंट इस लिक्विड में घुलेगा, ये किन फैक्टर्स पर, किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है किसी गैस की सॉल्युबिलिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड्स करते हैं। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी किसी दिए गए गिवन लिक्विड्स में 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। एक का नाम है टेम्परेचर और एक का नाम है प्रेशर। एक का नाम है टेम्परेचर और एक का नाम है प्रेशर। तो कहता है the solubility of a gas in the given liquids is depends upon 2 factors. Depends upon 2 factors. किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पार्टिकुलर लिक्विड में 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक बात, पहला क्या है भाई, टेम्परेचर, जैसा हम बता रहे थे। पहला क्या है बाबू, टेम्परेचर। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी दिए गए लिक्विड में 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या बताए, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, प्रेशर।
पहला है टेम्परेचर और दूसरा होगा प्रेशर। अब आप ध्यान से देखो भाई, अभी हम कह रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को सपोज करो कि बढ़ाइए यहाँ से, तो क्या CO2 इसी बोतल में रहेगा कि बोतल से बाहर चला जाएगा? फिर से क्वेश्चन सुनिए, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल को हिट करते हो तो उसमें जो CO2 गैस घुले हुए हैं, क्या उसका CO2 का उतना ही अमाउंट घुले रहेगा या फिर उस CO2 बोतल से निकल करके बाहर आ जाएगा? तो निश्चित रूप से अगर आप इसको हिट करोगे तो जो इसमें CO2 गैस डिजॉल्व हैं वह अब जो है अनडिजॉल्व होंगे। इसके मॉलिक्यूल हिट एनर्जी को एक्सेप्ट कर करके और ये जो इसमें जो घुला हुआ है वो अब बोतल से बाहर निकल जाएगा। यानी हम लोग ये बात पर आए कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी का मान घटता है। तो फैक्टर नंबर हम लोग 1 की बात करें कि एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure the solubility of a gas in the given liquid, at constant pressure the solubility of a gas in the given liquid is inversely proportional. Is inversely proportional to the temperature, to its temperature, to its यानी हम लोग फाइनल बात पर क्या कर रहे हैं कि डेट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। किसी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कब? कंडीशन क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर को घटने बढ़ने नहीं दे रहे हैं आप, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगा। ये फैक्टर पहला हुआ। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतना ज़्यादा उसमें सॉल्युबल जो गैस का अमाउंट है कम जाएगा। और इसी कारण कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला दुकानदार जो है कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करता है? ठंडा रखता है, टेम्परेचर कम करके रखता है, जिसके कारण उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट CO2 के घुले रह जाते हैं। जैसे ही उसको कोल्ड ड्रिंक्स से निकाल दोगे बाहर, फ्रिज से बाहर निकाल दिए कोल्ड ड्रिंक्स को, तो धूप पा कर करके, गर्मी पा कर करके टेम्परेचर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर बढ़ने से जो उसमें डिजॉल्व CO2 गैस हैं वह क्या होगा भाई? बाहर निकल जाएगा। आप देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, या जो बच्चा ग्रामीण परिवेश से है वो देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में जो तालाब की मछलियाँ जो होती है, गांव में आहर पोखर की जो मछलियाँ होती है, या उसमें जो इक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, है ना। हम लोग जब बचपन में थे तो ये सोचते थे कि लगता है कि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, जिसके कारण ये तालाब या पोखरों का मछलियाँ या उसमें रहने वाले जो इक्वेटिक एनिमल हैं ये भी छटपटा रहे हैं गर्मी के कारण। ऐसा हम लोग बचपन में कमेंट्स करते थे। लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है, क्योंकि आप कभी तालाब के पानी या आहर के पानी, पोखरा के पानी में कभी गर्मी में नीचे हाथ डालिए तो ऊपर का देखेंगे पानी गर्म है, धूप के कारण में भी थोड़ा सा गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ नीचे डालोगे
तो नीचे का पानी ठंडा रहेगा। इसका मतलब है कि कितना भी गर्मी क्यों न पड़ जाए, वो जो अंदर के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उसको धूप के कारण कहीं कोई डिस्टरबेंस फील नहीं होता है। तो फिर अब ये प्रश्न उठता है, ये क्वेश्चन है कि आखिर ये मछलियाँ, ये इक्वेटिक एनिमल्स गर्मी के दिनों में छटपटाते क्यों हैं, अनकंफर्टेबल क्यों महसूस करते हैं? उसका रीजन क्या है? जैसे ही गर्मी पड़ेगा, धूप तेजी होगा, तो उसमें जो सॉल्युबल गैस हैं, कौन सा गैस भाई? मुख्य रूप से ऑक्सीजन, उसकी कंटेंट कमेगा, क्योंकि इक्वेटिक एनिमल्स को जल में रहने के लिए, मछलियां को, मेढक को जल में रहने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकते। तो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए तभी इक्वेटिक एनिमल रह सकते हैं। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, जब धूप तेज होती है तो टेम्परेचर के बढ़ने से ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी पानी में कम हो जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ने से, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर डिक्रीजेज। एज ए रिजल्ट इक्वेटिक एनिमल्स फील्स अनकंफर्टेबल, जिसके कारण क्या होता है, इक्वेटिक एनिमल जो है अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से अब पानी में ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये तो था टेम्परेचर्स के बारे में। और अब समझेंगे हम लोग प्रेशर्स के बारे में। प्रेशर पे किस प्रकार से सॉल्युबिलिटी का प्रभाव पड़ता है, इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करें। हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं अभी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि जब किसी गैस को आप किसी लिक्विड में घोलते हैं तो उस समय प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर के ज़्यादा या कम होने से गैस की सॉल्युबिलिटी कैसा होता है। एक फिगर एनसीईआरटी का बड़ा डिस्कस करते हैं हम लोग, आप लोग उसके साथ। ये फिगर देखिए कैसा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। सही बच्चे, अगर बुक्स आपके पास है तो ध्यान से देखिए, और अगर बुक्स नहीं है तो हम फिगर बता रहे हैं, आप केवल फिगर को ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए फिगर, नीचे का पोर्शन ये हमने इस फिगर में दो लेयर में फिगर को बांटे। नीचे रखे हैं लिक्विड को और ऊपर रखे हैं गैस को, और एक W1 वेट के द्वारा इसके फ्री सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अब चलो इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, और इस फिगर को हम लोग चेक करें।
ये फिगर ए दिखाया एनसीईआरटी, फिगर बी दिखा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कैसे यहाँ पे W1 वेट के द्वारा इसको प्रेस किया जा रहा था, और यहाँ पर प्रेस करने के लिए W1 भी है, W2 साथ में, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है। और देख रहे हैं कि जब ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है तो ये जो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल थे वो लिक्विड में ज़्यादा घुल गए हैं, इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा लिक्विड में आ गए हैं। यानी हम लोग यूँ कहें कि प्रेशर को बढ़ाने से जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। यानी हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रेशर का। कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी इसी बात को हम लोग स्टेटमेंट में लिख लें, इसी को कहते हैं हेनरी लॉ, इसी को कहते हैं हेनरी लॉ। यानी कह सकते हैं कि यानी दैट इज हेनरी लॉ कह सकते हैं। The solubility of a gas, the solubility of a gas in a liquid, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the vapor pressure, या सिंपली लिखिए प्रेशर। The solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure over the liquid surface, over the या on the liquid surface। यानी हम लोग कह रहे हैं इसी बात को कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दी amount of the gas dissolved in a liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure on the liquid surface। लिक्विड सरफेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, ये देखिए आपका लिक्विड है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करोगे इस लिक्विड के सरफेस पे उतना ज़्यादा से ज़्यादा गैस ये है ना लिक्विड में घुलेगा। ये गैस है तो गैसियस सरफेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज़्यादा यहाँ से ये गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये गैस का मास अगर m हो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन ऐसा कब होता है, एट कांस्टेंट टी, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए भाई। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर कांस्टेंट है तब प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। इसी बात को दूसरे शब्दों में हम लोग हेनरी लॉ को लिखते हैं
according to Henry the partial pressure over the surface of the liquid is directly proportional to the mole fraction of the gas in the liquid। चलिए, ये लॉ कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का होगा लिक्विड सरफेस पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस का। लिक्विड में दिए गए लिक्विड में गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है ये डिपेंड करेगा किस पर? पार्शियल प्रेशर पर। यानी पार्शियल प्रेशर को हम लोग P लिखें और मोल फ्रैक्शन को X लिखते हैं तो P प्रोपोर्शनल टू X। यहीं से हम लोग ऐसा लिखें कि P इक्वल टू KH इंटू X। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा तो P इक्वल टू KH इंटू X। वेयर KH क्या है? KH इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। KH क्या है? KH को हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं और ये जो KH का जो मान है वो डिपेंड्स करता है किस पर भाई? नेचर ऑफ दी सॉल्वेंट पे, लिक्विड पे। KH का मान जो है वो याद रखना कि द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द KH का मान, द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और KH जो होता है वैल्यू ऑफ KH वो सॉल्युबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस सॉल्वेंट का KH का मान ज़्यादा उसमें पार्टिकुलर गैस की सॉल्युबिलिटी कम और एंड वैल्यू ऑफ KH ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? टेम्परेचर का। मतलब एक ही गैस है तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर, एक ही गैस का दो अलग अलग टेम्परेचर पर KH का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। कोई सॉल्वेंट जैसे ले लिए, मान लेते हैं कि आप ले लेते हैं H2O, तो H2O का KH का मान T1 पर कुछ अलग होगा, ठीक है, और उसी H2O का KH का मान T2 टेम्परेचर पर अलग होगा। अगर T2 का मान ज़्यादा है T1 से तो यहाँ पर जो KH का मान होगा यहाँ से ज़्यादा होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से KH का मान बढ़ता है और टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी KH बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है? घटते हैं। तो ये था हेनरी लॉ का ये जो है पोर्शंस। हम लोग आज इतना ही बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग हेनरी लॉ के क्वेश्चंस को देखेंगे और ये चैप्टर हम लोग सॉल्यूशन समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग न्यू टॉपिक्स सॉलिड एसिड चालू करेंगे, लेकिन आप लोग को ये इन्फॉर्म कर दें कि अगले क्लासेस में भी हम लोग जूम ऐप पर रहेंगे लाइव क्लासेस में, और साथ में साथ जूम ऐप के साथ ही आपको स्पेशल वीडियो ये जैसे यूट्यूब पर जा रहा है वो जाता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग जूम ऐप पर भी रहेंगे। सभी छात्रों को एक बार फिर से मेरे तरफ से आशीर्वाद। अपनी पढ़ाई ईमानदारी पूर्वक लगन से करते रहें,
लॉकडाउन में पैनिक ना हो, अपने रूटीन को सुचारू ढंग से करते रहें। खूब मॉर्निंग में उठें और फ्रेश होने के बाद, नहाने धोने के बाद खूब अच्छे तरीके से कॉपी किताब से जुड़ें। मिनिमम हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी बहुत अच्छा मौका है सेल्फ स्टडी करने का। अगर ऑफलाइन क्लासेस होता था तो आप लोग दिन भर ट्यूशन्स में अपने समय को बिताते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप घर में हैं और सेल्फ स्टडी करने का समय आपके पास काफ़ी है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी, आपके पास और अच्छे मेरिट हो जाएंगे और लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई खराब होने के बजाय और अच्छा हो जाएगा। हम आपके साथ हैं। सभी छात्रों को मेरे तरफ से आशीर्वाद। धन्यवाद।